तिथि वॉच कौशिकी के साथ जो भी मैंने एक इंटरव्यू दिया है, मैं आपकी टीम को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि आप इतना वेल रिसर्च हो के, क्योंकि जब मैं आपसे अभी इनफॉर्मली इंटरेक्ट कर रहा था तो जिस मेहनत से आपने इस प्रोग्राम को आप करते हो, मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा। और इससे अगर किसी भी वर्ग को कोई इंस्पिरेशन मिले तो मुझे लगेगा कि मेरा इस प्रोग्राम में आना सफल रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये टीम ऐसे ही अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में इस समय डॉक्टरों की जो भी स्थिति है, आपको सबको पता है कि डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो अब ये पूरे समाज का दायित्व बनता है कि वो जितने लोग भी हैं उनको सहेज के रखें और एक अच्छा वातावरण देंगे तो शायद चिकित्सक फिर से सरकारी सेवाओं के प्रति आकर्षित हो और आना शुरू करें। तो और चिकित्सकों का भी है कि वो जो मरीज उनके पास आ रहे हैं ज़रूरतमंद, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दुर्भावना के, वो मरीजों का अपने ज्ञान के हिसाब से इलाज करें और उनको सहायता, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन दें। तो ताली तभी दोनों हाथ से बजेगी। सफर दर सफर एक नया इम्तिहान होता है। जिंदगी शायद इसी का नाम होता है। विभाग कोई भी हो, लेकिन उन विभागों में जो उच्च पद पर आसीन होते हैं उनको हर रोज़ एक नए इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। और आज हमारे साथ हमारे शो के खास मेहमान हैं संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण श्रीमान डॉक्टर अमित सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि चिकित्सा में आपकी शुरुआत कैसी रही, ये यात्रा पूरी कैसी रही, कहाँ से शुरुआत की? कौशिकी जी धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। हम लोग के ज़माने में सिर्फ दो ही प्रोफेशन होते थे, या तो लड़का डॉक्टर बनना चाहता था तो ये इंजीनियर। तो इत्तेफाक से मेरे घर में सारे इंजीनियर थे और मेरे पिताजी भी अपने गांव के पहले इंजीनियर थे। तो उन सबकी भी अपेक्षा थी कि हमारे घर से भी कोई लड़का चिकित्सीय उसमें जाए, और सौभाग्य रहा कि एग्ज़ाम मीट करने के बाद मेरा चयन हुआ और मुझे काम करने का मौका मिला और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का मौका मिला। ये मेरे लिए और गर्व की बात थी। तो अभी तक का मेरा 99 में सर्विस ज्वाइन करने के बाद से अभी 25 सालों का सफ़र। कुछ खट्टे मीठे अनुभव जरूर हैं, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहा। और अभी आगे 10 साल की नौकरी बाकी है, और जैसा कि आपने कहा उच्च पदों पे, तो धीरे धीरे सीढ़ियाँ ऊपर बढ़ रहा हूँ। हो सकता है ईश्वर की कृपा से मुझे और कुछ करने का मौका मिले, तो उसमें निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं। सर आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? कौशिकी जी मेरी पहली पोस्टिंग जनपद बस्ती में एक एडिशनल पीएससी है बबनान, तो वहाँ पे हुई थी। और काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था वो उस समय 99 में, तो सड़कें वगैरह भी बड़ी डिस्टर्ब थी और लाइट वगैरह की भी समस्या थी। लेकिन वो जो एडिशनल पीएससी थी वो नई बिल्डिंग बनी थी, लेकिन चिकित्सक और स्टाफ के ना होने की वजह से अबैंडन पड़ी हुई थी। तो मुझे सौभाग्य मिला उसको पुनर्जीवित करने का, और मैंने डे 1 से ही उसी पीएससी पे रहना शुरू किया और धीरे धीरे मरीजों की संख्या भी बढ़ी। आज की तारीख में अगर आप जाके देखेंगे तो एक बहुत ही आदर्श और बहुत ही चलती हुई पीएससी है। सर जब से आप यहाँ की आपने जिम्मेदारी निभाई है, तो ग्राउंड लेवल पे अगर मैं आपसे पूछूं, आपको कौन कौन से चैलेंजेस अभी तक फेस करने को मिले हैं? देखिए हमारे लेवल पे, या अगर हम मैं विभाग की बात करूँ तो स्वास्थ्य विभाग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक छोटी सी वानगी आपने अभी 2 साल पहले देखी होगी कोविड के समय में। तो इस तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने डेली आते रहते हैं छोटे लेवल पे। ये तो दुर्भाग्य था कि इतने बड़े पैमाने पे ये त्रासदी हुई, लेकिन हम लोग जो भी प्रयास कर सकते थे हमने किया। बहुत सारी जिंदगियां भी बचाई। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि उस समय भी लोगों में चिकित्सकों के प्रति एक आदर भाव पैदा हुआ था। थोड़ा बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी है कि हमने कोविड में अच्छा काम किया। करीब 174 साथी मेरे साथ के उन्होंने अपने आप का बलिदान किया उसमें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमने उस कोविड के समय में ही काम किया, ये हमारा डेली का काम है। फ़र्क क्या था मीडिया कवरेज या
लोग इतने डरे हुए थे और हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं था, तो हमें लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। हाँ। डे टू डे लाइफ में इन्हीं चैलेंजेस से हम जूझते रहते हैं और वो शायद रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो चूँकि चिकित्सक मैंने बहुत नीचे लेवल से काम करना शुरू किया है, जो आम जनमानस की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आने के बाद बहुत सारे मरीज अच्छे आते हैं, दुआएं देते हैं आपको, लेकिन कुछ अराजक तत्व भी आते हैं जो एनी हाउ किसी भी वजह से जो है वो हम उनको संतुष्ट नहीं कर पाते, तो मारपीट की घटना है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में इस समय डॉक्टरों की जो भी स्थिति है, आपको सबको पता है कि डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो अब ये पूरे समाज का दायित्व बनता है कि वो जितने लोग भी हैं उनको सहेज के रखें और एक अच्छा वातावरण देंगे तो शायद चिकित्सक फिर से सरकारी सेवाओं के प्रति आकर्षित हो और आना शुरू करें। तो और चिकित्सकों का भी है कि वो जो मरीज उनके पास आ रहे हैं ज़रूरतमंद, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दुर्भावना के, वो मरीजों का अपने ज्ञान के हिसाब से इलाज करें और उनको सहायता, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन दें। तो ताली तभी दोनों हाथ से बजेगी और नए आयाम छुएगा चिकित्सा का। क्योंकि अगर आप देखेंगी तो यूपी विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है आबादी के हिसाब से, तो चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास और इतना बड़ा डेमोग्राफिक एरिया है हमारा कि कहीं पे किसी बीमारी का प्रकोप है, कहीं किसी चीज़ की कमी है। तो कुल मिला के इसको करना मैं सबको मतलब सलाम करता हूँ कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं वास्तव में उन्होंने अपना सर्वस्व झोंक रखा है इसमें। और कहना है ना कि जिम्मेदारी सभी को अपनी अपनी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल, नो डाउट, एकदम। सर अभी आपने कोविड की बात की, अचानक से देखने को मिल रहा है, बहुत से वीडियोस देखने को मिलते हैं, अचानक से ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग कहते हैं, हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि कोई नहीं हुई, कोरोना के बाद से ये हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, इस पर आप क्या कहना हैं? देखिए मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊँ कि जैसे जो हम लोगों को किताबों में पढ़ाया गया है या जो अनुभव है हम लोगों का कि हर 100 साल में कोई ना कोई एपिडेमिक आती ही आती है और उस एपिडेमिक के आफ्टर इफ़ेक्ट्स का स्टडी करना या और भी बाकी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। नो डाउट जो आप कह रही हैं वो अगर हम लोग भी टीवी में देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि इसी तरह और अपनी प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं कि अभी मेरी एक कर्मचारी है, उनका भतीजा 20 साल का है और उसको सडन हार्ट अटैक हुआ और उसको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ी। तो ये कुछ केसेस ऐसे हैं कि ठीक है, मतलब ये केसेस थे पहले बहुत कम परसेंटेज में थे, लेकिन अब इनकी बहुतायत आ रही है। शायद एक वजह ये हो सकती है कि हमारा ध्यान इन लोगों की तरफ ज़्यादा जा रहा है, हाँ। मीडिया की वजह से केसेस नॉलेज में आ रहे हैं, लेकिन नो डाउट इतनी बड़ी महामारी थी, इतनी बड़ी त्रासदी थी, तो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स तो हुए होंगे ज़रूर। और मानव शरीर एक बड़ा कोमल शरीर होता है, तो अब इसकी स्टडी करने में कि कोविड के बाद से क्या क्या चीज़ें मतलब चेंजेस हमारी बॉडीज़ में हुए, ये थोड़ा समय लगेगा। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे वैज्ञानिक इन सब चीज़ों में लगे और ऐसा नहीं है कि इस तरीके के केसेस केवल हमारे देश में सुनाई पड़ रहे हैं, बाहर तो सब लोग लगे हुए हैं। और निकट भविष्य में देखिए हो सकता है कि कुछ प्रूवन स्टडी हमारे सामने आए जो इस चीज़ को हम कोरिलेट कर पाएँ कि ये कोरोना की वजह से ही हो रहा है। अनलेस अनटिल तो हम इस चीज़ को मान के चलेंगे भाई ठीक है त्रासदी होती और उसके बाद ये चीज़ें सुनाई पड़ रही तो संभवतः ये उसी से हाँ, एक अभी एक क्लियरिटी नहीं, बस अपनी एक अवधारणा है कि अवधारणा। सर जैसे ग्रामीण इलाकों में या अभी भी बहुत शहरों में भी देखते हैं तो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, कहा जाता है, एक शब्द आता है। और काफ़ी बार जैसे कल एक न्यूज़ में भी एक चीज़ थी, कुछ एक पेसमेकर की मशीन किसी को लगानी थी, किसी पेशेंट को, कल ही एक न्यूज़ में था, तो वो एक्सपायर हो गई थी और जबकि मतलब अकॉर्डिंग टू द बॉडी वो चीज़ उस बॉडी को नहीं मिल पा रही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये सीधा सवाल है कि ये जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही हैं, इसको आप कैसे देखते हो? इसको आपके अकॉर्डिंग इस पर कैसे रोक लगानी चाहिए? जैसे लोग अपना अलग अलग क्षेत्रों में प्राइवेटली हॉस्पिटल भी खोल लेते हैं, सारी चीज़ खोल लेते हैं, लेकिन पेशेंट तो सेटिस्फाई होता नहीं है, ऊपर से केसेस बिगड़ भी जाते हैं। देखिए सीधा सा एक लाइन का जवाब मेरा ये है कि जितने भी जो सरकार ने नियमावली बना रखी है उसके हिसाब से किसी भी जिले में
कोई भी पॉलीक्लिनिक, कोई भी क्लिनिक या कोई भी हॉस्पिटल बिना सीएमओ के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के, बिना डॉक्यूमेंट जमा करे नहीं चल सकता। तो मेरा सिंपल सा ये कहना है कि अगर जितने हमारे रजिस्टर्ड वहाँ पे प्रैक्टिशनर हैं उनके अलावा कोई भी है, आप उसको झोला छाप की श्रेणी में रखेंगे। हो सकता है उसके पास डिग्री भी हो, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारी नज़र में वो झोला छाप ही है। तो किस बात का डर है? आप आके रजिस्ट्रेशन कराइए ना, खुले आप प्रैक्टिस करिए, ढंग से करिए, अच्छी सेवाएं दीजिए मरीज को। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसी डॉक्टर के यहाँ काम करके कंपाउंडरी का या कुछ भी करके वो अपने आप को दवाइयों के नाम पता चल गया और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर कोई भी इलीगल काम कर रहा है, झोला छाप मीन्स इलीगल, रजिस्टर्ड नहीं है, वो इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है, तो किसी भी इलीगल काम को करने के लिए वहाँ का स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार और जिम्मेदारी लेनी चाहिए उसको। हाँ, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या और चीज़ों की जांच करने के लिए वो हमारी सहायता ले सकता है। लेकिन विडंबना ये है, क्योंकि झोला छाप और वो डॉक्टर की बात है, तो वो सारी चीज़ें स्वास्थ्य विभाग को, हर आदमी उसकी तरफ देखता है कि स्वास्थ्य विभाग का काम। हमारा काम नहीं है ये। हमारा काम है कि जो मरीज हो रहे हैं उनका इलाज करें, हम बीमारी ना बढ़े उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लें, टीकाकरण करें, फॉगिंग कराएं, बहुत सारी चीज़ें। अभी इसी विषय में एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे डेंगू की समस्या हो गई, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, ठीक है, हो सकती है लापरवाही, लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि स्वास्थ्य विभाग नाली साफ कराता है? साफ सफाई की व्यवस्था, सड़कों पे झाड़ू लगाने की नगर निगम का काम है। साफ स्वच्छ पानी देना नगर निगम का काम है, और सारे विभाग। तो मेरे लिए कतई मतलब नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, लेकिन इसमें जॉइंट एफर्ट होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा। थोड़े दिन पहले तक, 3 साल 4 साल पहले तक हम लोग हमेशा पढ़ते, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस के लिए, और हर साल सैकड़ों बच्चे काल कवलित होते थे। माननीय योगी जी ने इस चीज़ को समझा कि ये केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, और उन्होंने 13 डिपार्टमेंट की ज्वाइंट फोर्स बनाई। हर विभाग के लिए उसकी जिम्मेदारी है। भाई आपका काम साफ सफाई का है, गाँव में आप साफ सफाई देखोगे, आपका काम झाड़ी साफ करवाना, आप झाड़ी कराओगे। हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, स्वच्छ पेयजल हो या जो भी हो, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। आज की तारीख में जैपनीज एंसेफ्लाइटिस उस तरीके की नहीं रह गई जो पहले थी, और दिन पर दिन इसमें सुधार हो रहा है। तो इसी तरीके से बाकी जो हेल्थ रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उस पर भी जॉइंट एफर्ट करना पड़ेगा। केवल स्वास्थ्य विभाग के भरोसे अगर आप छोड़ देंगे तो हम जितनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे निभाएंगे, लेकिन हम भी, हमारी मतलब वर्क फोर्स लिमिटेड है, कार्यदायित्व तो हमारे लिमिटेड है। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध है, जो नीतिकर्ता हैं वो एक नीति निर्धारक हैं, वो दस्तक प्रोग्राम की सफलता को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के ज्वाइंट और टीमें बनी भी हैं। लेकिन अब जैसे वो, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जो इस प्रोग्राम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उस पर लोगों का ज़्यादा फोकस है। अब जिस माननीय मुख्यमंत्री जी कभी डेंगू पे संज्ञान ले लेंगे, किसी और पे ले लेंगे, तो उस पर भी जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि उच्च पदों पे बैठे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या जो भी हमारे मंत्रीगण हैं या विभाग अध्यक्ष हैं, आप उनको उनके दायित्वों से थोड़ा सा फ्री करिए। ये अपनी जिम्मेदारी है हमारी, कि बजाय हमसे कोई कहे या कोई हमें डांटे तब हम काम करेंगे। क्योंकि देखिए, इसी समाज में हम भी रह रहे हैं। अगर आपको डेंगू हो रहा तो मुझे भी हो सकता है, आपके बच्चे को हो रहा तो मेरे बच्चे को भी हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें इस भावना से सोचनी पड़ेगी। बाकी तो काम चल ही रहा है। सर, जैसे भी कोविड की बात भी हुई, और पूर्व में भी मैंने क्वेश्चन किया था, चैलेंजेस ग्राउंड लेवल पे गहरे तौर पे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। बतौर संयुक्त निदेशक प्रशिक्षक, आप सरकार से आपकी क्या डिमांड्स हैं कि मेडिकल क्षेत्र में जो चुनौतियां आती हैं या जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेप हमें और लेने चाहिए? देखिए, इसमें आपको एक मैं बेसिक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब विभाग की स्थापना हुई थी या जब पद सृजित हुए थे, उस समय उत्तर प्रदेश की आबादी 8 करोड़ हुआ करती थी। तो जो भी जो लार्जर जो हमारा पार्ट है पदों का या
सुविधाओं का, तो वो उस समय के हिसाब से बने थे। लेकिन आज की तारीख में हम लगभग 25 करोड़ की आबादी है, तो हमें उसी हिसाब से HR भी बढ़ाना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स का नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा। अब तो ये अच्छी बात है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, और जैसे जैसे वो फंक्शनल होंगे तो बहुत सारा वर्कलोड हमारा भी कम होगा और चीज़ें अच्छी होंगी। तो सर्वप्रथम तो जो विभाग के पद खाली पड़े हुए हैं उनको प्राथमिकता पे भरा जाए। और अभी आपके आने से पहले आप देख रही होंगी, मैं उनको बता रहा था कि तो ये उसी संबंध में था। माननीय जो है मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो है चीफ सेक्रेटरी साहब का लेटर है वो। इसमें जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि जो हमारे पदों का सृजन हुआ था वो बहुत पहले हुआ था, और उस समय यूपी की आबादी बहुत कम हुआ करती थी, लगभग 8-10 करोड़, और आज की तारीख में लगभग 24-25 करोड़ के आसपास है। तो एक तो हमें फिर से देखना पड़ेगा, और ख़ास करके हेल्थ डिपार्टमेंट में जो इतना जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ विभाग है, संवेदनशील विभाग है, उसमें HR की कमी पूरी करी जाए। मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में कहा ही था कि डॉक्टर्स जो है सेवाओं में आने के लिए आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। सरकार प्रयास कर रही है, हो सकता है आने वाले समय में आने लगे। लेकिन जैसे जो पैरामेडिक्स के पद खाली हैं, नर्सेज के पद खाली हैं, या फार्मासिस्ट के, तो ये सब तो भरा जा सकता है। मार्केट में बच्चे हैं अवेलेबल, आप उनमें से बेस्ट चूज करिए और आप उनको सेवा का मौका दीजिए। और संसाधन की बात जहाँ तक है, मेडिकल कॉलेज बन ही रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उसके साथ साथ में 100 बेडेड MCH हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। लेकिन फिर वही बात है कि बिल्डिंग्स तो बन रही हैं, लेकिन उनको पूरा फंक्शनल करने के लिए आपको HR की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, और मार्केट में हैं बच्चे, उनको लाया जाए और फिर एक नए सिरे से देखा जाए कि अब इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं। नए बच्चों की ट्रेनिंग हो गई, उनकी CMEs हो गई उनको, क्योंकि देखिए जॉब में आने के बाद ना एक रूटीन ढलने में आदमी अपनी पुरानी चीज़ें भूलता रहता है। तो समय के साथ साथ उनको ट्रेन करना, पीरियोडिकली उनकी ट्रेनिंग्स हो, नए नए इक्विपमेंट चलाना सिखाया जाए। अभी तो आपने देखा होगा कि कोविड के समय में बहुत सारे वेंटिलेटर्स आए थे हमारे यहाँ। तो मेरा तो ये मानना है कि इस हॉस्पिटल का जो भी कर्मचारी है, अगर पढ़ा लिखा मतलब बहुत नीचे लेवल का नहीं है, तो लगभग सबको मेन उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो उपयोगिता, अदरवाइज वो पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। और एक वेंटिलेटर बहुत महंगा होता है। प्रधानमंत्री जी ने भेजा है उसको, अगर तो कहीं से पैसा कलेक्ट हुआ, किसी ने दानकर्ता ने दिया, तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो HR आप लाइए और ट्रेन करिए उनको। और नो डाउट देखिए आज हिंदुस्तान का युवा, या हिंदुस्तान का जो भी मतलब सबसे युवा देश है विश्व का, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और जो पहले के भी जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी काम करने का, जैसे मैंने बताया आपको 25 साल हो गए मुझे सर्विस में। तो जिस समय मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी उस समय ना इतनी सुविधाएं थी, ना इतनी थॉट प्रोसेस था मेरे पास। लेकिन अब जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, CMEs में हम लोग जाते हैं, ऊपर से निर्देश मिलते रहते हैं, और नो डाउट मीडिया, इंटरनेट हो गया या आपको मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता रहता है दूसरे देशों में क्या हो रहा है। तो कम से कम हम सोचना तो शुरू करते हैं, उधर भी ध्यान जाता है। हाँ, सोचना शुरू करेंगे तो आप बढ़ेंगे आगे। और अदरवाइज जब आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि काम दिन भर इतना है ना, मरीजों के बीच में आप किसी भी अस्पताल में चले जाएंगे, वो डॉक्टर सुबह 8 बजे आ जाता है और 2 बजे 4 बजे तक उसको सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो उसके बाद वो ज्ञानार्जन करेगा, अपनी और चीज़ों के बारे में सोचेगा। मुझे नहीं लगता आदमी इतना थक जाता होगा कि कुछ नहीं कर सकता है। सर अभी पिछले कुछ दशकों से ये भी देखने को बात मिली है कि आजकल के जो जैसे युवा हैं वो देखने को मिल रहा है ज़्यादातर कि वो भारत की बजाय और विदेशों में जाकर के वहाँ पे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे अपने चिकित्सा क्षेत्र में मतलब अपने आप को अपना भविष्य देखते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये चैलेंज तो है हमारे पास। अगर आज से 10 साल 15 साल पहले का समय देखा जाए, या जब मैं MBBS कर रहा था, तो उस समय इतने मेडिकल कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे। 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे यूपी में, और गिने चुने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे। समय के हिसाब से सरकार ने पॉलिसी चेंज करी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, PPP मोड पे बन रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है अपने मेडिकल कॉलेजेस में। तो अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस समय एक कमी थी, बच्चा पढ़ना चाहता था, उसके पास जगह नहीं थी, एडमिशन नहीं मिलता था। CPMT टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, तो अब आज की तारीख में उसके पास मौका है। तो ये धीरे धीरे ट्रेंड कम होगा। और दूसरी बात ये रही कि बाहर जाके नई नई चीज़ें, जो मैं कह रहा था ना कि जो चीज़ें अभी हमारे लिए दूर हैं वो वहाँ पे उपलब्ध हैं, तो बच्चे वहाँ जाके सीखते हैं,
उनसे तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि भाई आप यही की मिट्टी में पले बढ़े, सरकार ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया, आपके माँ बाप ने पैसा खर्च किया, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर वाला युग है एक हमारा, हर आदमी चाहता है पैसा कमाना जो है, लेकिन आज की तारीख में मतलब हिंदुस्तान में भी और खास करके यूपी में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो ज्ञानार्जन करें, वापस आए, अपना कंट्रीब्यूशन दें देश को आगे, क्योंकि अगर हम विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो ये कोई और XYZ नहीं आगे करेगा, हमारा भी अपना योगदान उसमें होना चाहिए। जैसे जब मैं मेडिकल कॉलेज से निकला तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी बाहर जाने की। कनाडा से हर साल लोगों की एक लिस्ट निकलती है कि हमें किसी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स चाहिए, ये चाहिए कार, तो मैं ये नहीं कहता तो मैं सेलेक्ट हो ही गया होता, लेकिन मैंने प्रयास ही नहीं किया क्योंकि वो मेरी स्पॉट में ही नहीं था। तो और मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे अपने निर्णय पे गर्व होता है कि मैं बाहर नहीं गया, मैं यहीं पे रुक गया और आज की तारीख में यहाँ पे इस लेवल तक पहुँच गया मैं। तो वही है, हर आदमी का सोचने का तरीका है। तो उन युवाओं से तो मेरा आज की तारीख में, आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एजुकेशन की फील्ड में हमने चाइना को पीछे छोड़ा। बहुत सारे उनके मतलब जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का नंबर उससे ज़्यादा हो गया जो वर्ल्ड रैंकिंग में, अच्छी बात है, ये अगले साल और इम्प्रूव करेगा। मेडिकल कॉलेजेस का, क्योंकि अब जैसे आप किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के बगल में बैठे हैं, वर्ल्ड रिनाउंड वो है, ठीक है, किसी रैंकिंग में कहाँ आ रहा उससे मतलब नहीं, लेकिन हमें आपको जो हम लोग इससे सुविधा ले रहे हैं विश्व स्तरीय, हमें तो मालूम है ना कि हमारे नंबर 1 ये है। बिल्कुल। तो ये सोचने का तरीका थोड़ा मतलब प्रायोरिटी पे अपने देश को ही रखना चाहिए। बिल्कुल, सीखिए, पढ़िए जाके बाहर, कुछ दिन काम भी करिए, उसके बाद आइए वापस, अपनी जिम्मेदारी निभाइए देश को आगे बढ़ाने में। बिल्कुल। सर, नेक्स्ट लेवल पे आप भारत की चिकित्सा व्यवस्था देखिए, जिस तरीके से अभी एक नई सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और पहले तो मैं आपको बताऊं कि टोटल GDP का बहुत कम % हेल्थ पे खर्च किया जाता था, लेकिन पिछले 10-20 सालों से लोगों का ध्यान गया, NHM आया, उसके थ्रू इस सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलना शुरू हुआ, स्टेट गवर्नमेंट में, तो आज की तारीख में हमारे पास पैसे की समस्या नहीं है, हम सक्षम हैं। क्योंकि मैं WHO में भी काम कर चुका हूँ। मैं बताऊँ आपको, जब 2005 में मैंने ज्वाइन किया था WHO, डेपुटेशन पे गया था सरकार की तरफ से, तो उस समय पोलियो प्रोग्राम चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, WHO डोनेट करता था, वैक्सीन देता था, तो हम चला पाते थे बच्चों को, दवाइयाँ पिला पाते थे। अब आज की तारीख में मतलब उसके बाद ही हमने खुद अपने उससे जो है खर्चे पे सरकार ने चलाना शुरू किया पोलियो का प्रोग्राम, और ईश्वर की कृपा थी, जो आप सबकी मेहनत थी हम लोगों की, कि उससे इरिडिकेट भी हमने कर लिया। तो पैसे की आज की तारीख में प्रॉब्लम नहीं है, संसाधनों की प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जैसे अब एक स्टेप इस लेवल तक जब हम लोग पहुँच गए कि आज की तारीख में, क्योंकि आपने अभी कोरोना का कई बार जिक्र किया है, कोरोना मॉडल, UP मॉडल जो है पूरी दुनिया में फेमस, उसको काफ़ी सराहा और ये हमने कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ये हमारी अपनी सोच थी, हमारे अधिकारियों के दिशा निर्देशन थे और पॉलिसी मेकर्स की एक सोची समझी और सुविचारित योजना थी, जिसकी वजह से हम सफल हो पाए। फेल भी हो सकते थे, लेकिन हम सफल हुए, और आज की तारीख में वो मॉडल कई देशों में पढ़ाया जा रहा है। हमारे डॉक्टर जाके, हमारे साइंटिस्ट जाके बताते हैं कि हमने ये चीज़ किया, ये, तो हम पीछे नहीं है किसी से, ठीक है। आज की तारीख में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेगी और आगे आने, तो आने वाले समय में और संसाधन मिलेंगे, और पैसा मिलेगा, और हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। ये आज की तारीख में भी आप देख लीजिए, जटिल से जटिल ऑपरेशन जो कहीं USA या कहीं और भी हो रहा हो, किसी भी कंट्री में, वो हम यहाँ ना कर रहे हैं, ठीक है, नंबर कम हो सकता है क्योंकि वो सारी सुविधाएं हर अस्पताल में नहीं है, लेकिन एक समय आएगा कि जब हर अस्पताल में होगी सुविधाएं, तो बहुत उज्जवल है। सर, एक रैपिड फायर राउंड है, अगर आप एक चिकित्सक ना होते तो क्या होते? स्पोर्ट्समैन। तो हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्समैन इन क्रिकेट? सुनील गावस्कर। इस टाइम वर्ल्ड कप, तो जाहिर तौर पे आपको इंडियन टीम में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी लगी? हालांकि सभी खिलाड़ी की, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा किसकी परफॉर्मेंस ने प्रभावित किया इंडियन टीम में? रोहित शर्मा।
एज ए कैप्टन एंड एज ए प्लेयर। ओके, कंसिस्टेंसी मेंटेन। कंसिस्टेंसी मेंटेन है और आपकी प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग जो है ना इम्प्लीमेंट कैप्टन कराता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है निकल के आगे दिख आपके रही है अकॉर्डिंग अच्छे बेस्ट कैप्टन कह सकते हैं? प्रेजेंट टाइम में। वैसे तो बहुत लंबी हाँ, लिस्ट वैसे है। वैसे तो सर वैसे तो मेरा सबसे फेवरेट जो कैप्टन हुआ है आज तक का वो कपिल देव हुआ है, अच्छा, क्योंकि कपिल देव ना कैप्टनसी करके 83 में वर्ल्ड कप जिताया होता हाँ तो आज की तारीख में शायद क्रिकेट भी हॉकी की तरह हमारे पे एक हिस्सा पड़ा रहा होता है। बिल्कुल। सर आपको टेक्सटिंग ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है मतलब या कॉलिंग? होता है कि लोग सोचते हैं कि आजकल के दौर में फ़ोन पे कौन बात करे, टेक्स्ट कर लो, व्हाट्सएप कर लो, आपको क्या कंफर्टेबल लगता है? फ्रेंड्स के साथ तो टेक्स्ट मतलब फ़ोन, और हायर ऑफिशियल्स के साथ टेक्स्ट, क्योंकि बिना परमिशन पे लोग फ़ोन नहीं कर सकते। आप कौन से सोशल मीडिया ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म में समय कम मिलता है लेकिन करते हैं, और आज की तारीख में तो जो व्हाट्सएप है हाँ वो तो हमारी मतलब क्या रगों में बस चुका है कि मैसेज भेजना और रिपोर्ट मंगाना जिलों से, और क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरे 75 जिलों को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो सबसे बात करना और सबसे पर्सनली वो मैसेज भेजना नहीं संभव है, लेकिन आपने एक गूगल शीट डाली उस पर व्हाट्सएप पे और उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी विद इन नो टाइम आ जाती है, तो काफ़ी सहूलियत है। आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? फेवरेट फूड? फेवरेट फूड तो मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मुझे सारे खाने बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन मुझे नॉनवेज ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, नॉनवेज। सबसे बेस्ट आउटिंग प्लेस? इंडिया में के अब्रॉड? इंडिया में। बहुत ज़्यादा घूमा नहीं, हम्म, लेकिन मुझे लगता है केरल जाना चाहिए मुझे एक बार जो है। केरल। हाँ, बहुत से लोगों से जब मैंने इंटरव्यू में सवाल किया तो काफ़ी लोग ये था केरल। सुना बहुत है लेकिन कभी गया नहीं वहाँ पे, खास करके जब से ये आपकी साउथ की मूवीज हिंदी में डब होने लगी तो लगता है कि उधर जाना चाहिए। बिल्कुल। सर आप बुक्स पढ़ते हैं? बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता, लेकिन हाँ अपने मेडिकल से रिलेटेड बुक तो पढ़ता हूँ मैं, आर्टिकल्स वगैरह देखता रहता हूँ मैं। अच्छा, अगर आपके पास मतलब किसी ऐसे- समय में शिवानी मेरी फेवरेट हुआ करती थी अच्छा। स्कूल टाइम में जो है, वो नारी शक्ति और उसको लेके उनकी सारी हाँ, वो थी कहानियाँ जो तो हम्म, एक अबूझा सा और अलग सा पहलू था जो, तो मुझे उनकी नॉवेल बहुत अच्छी लगती थी शिवानी की। सर आप वैसे तो इस प्रोफेशन में तो ज़ाहिर तौर पे समय इतना मिलता नहीं हो, लेकिन अगर आपको एक दिन बहुत मतलब समय हो आपके पास, तो आप कौन सा एक ऐसा कार्य चाहेंगे कि जिसमें आपका सबसे ज़्यादा समय व्यतीत हो? सोना। सोने के अतिरिक्त सर बताइए। सोने के अतिरिक्त। फ्रेंड से मिलेंगे जिनसे नहीं मिल पाते हैं डेली लाइफ अच्छा में, अच्छा अच्छा। और मुझे पार्टी करने का बड़ा शौक है। अच्छा। वो पार्टी, पार्टी लवर है। हाँ पार्टी चोखा भी हो सकती है जो यहाँ के लोगों के लिए थोड़ी, क्योंकि मैं पूर्वांचल का हूँ तो मेरी फेवरेट हुआ अच्छा, करती है, अच्छा, और इन लोगों के लिए नई चीज़ होती है, और सबसे बात है कि बैठने का मौका मिलता है, तो मूवीज देखते हैं? हॉल्स में तो नहीं जा पा रहा हूँ मैं, मल्टीप्लेक्सेस में टीवी पे देख लेता हूँ। फेवरेट एक्टर? सबके वही अमिताभ बच्चन, अच्छा। लेकिन हाँ पुरानी मूवीज़ में जो थे हाँ, मैं गुरुदत्त साहब से बहुत प्रभावित था, जो है हाँ, उनकी पिक्चरें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इवन आपके शो में राज कपूर साहब जो है अच्छे लगते थे। सर अंत में हम चाहेंगे कि आप लखनऊ की जनता के लिए कोई मैसेज दें हमारे शो से। और मैं तो लखनऊ आया इसलिए कि लखनऊ वालों ने कहा मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल मैं तो ये कहूँगा कि अपने आसपास साफ सफाई का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हेल्दी फूड्स लीजिए, जंक फूड को कम से कम लीजिए, अवॉइड करने को नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, और आपको हेल्दी फूड्स घर का बना खाना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करिए। अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको नहीं ठीक हो जाएगी, आगे इंतज़ार करते हैं, और जब मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तब हम शायद डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो हेल्थ के प्रति अवेयर रहिए। और मैं भी सवेरे करीब 7-8 किलोमीटर तो वॉक करता ही करता हूँ, तो वॉकिंग करिए आप, योगा करिए, हमारे पास तो मतलब स्वस्थ रहने के इतने सारे प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तरीके हैं, तो मुझे कुछ कहना ही नहीं। तो खैर वो अपने प्रोफेशन के अलावा कह रहा हूँ, कोई मरीज कम हो गए तो हमारी लेकिन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे Thank you, बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए अतिथि वाच कौशिकी के साथ।